Welcome to another episode of Take Two Creations. In our passion series, we have a very distinguished guest today with us, Satyabrat Rao, who is a very well-known Indian theatre director, scenographer, and a theatre academician as well. He is also a recipient of very prestigious Sangeet Natak Academy Puraskar. So welcome, Satyabrat Rao ji. Very welcome to our Take Two Creations. And we would love to hear your views on your passion and your life. So, नमस्कार. So, आपके बारे में बहुत कुछ गूगल में देखा हमने. आप कहाँ पैदा हुए, उड़ीसा में पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए, और आपने क्या क्या किया. लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सत्यव्रत राउत क्या हैं. As a man, what are his like inner feelings, his passions, his life dedicated to? So we would like to know a little bit about that. मैं क्या हूँ? मैं सोचता हूँ कि मैं इंसान हूँ, पर इंसान बनने की प्रक्रिया में हूँ. वाह अच्छा. The process continues till my end of life. That should continue. बाकी जितना अच्छा आप इस दुनिया में आए हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर ले, ताकि ultimately one thing that you will carry with you मरने के बाद, वो है आपका जो क्या कह सकते हैं, the satisfaction at the time of your death. You will, it will be a great death. It should be a great death. At least you feel satisfied. You're satisfied with a smiling face. You will leave this earth. You should leave this earth, and that that should be my achievement, and I am on the process of that. Great. At least मैं जो कर रहा हूँ, what I am doing, it should, at least one people in the world must be motivated by me. एक मेरे अलावा एक आदमी अगर मेरे से इंस्पायर होता है, and that is my purpose of life, living in this society. And हम जो काम कर रहे हैं वो सामाजिक कला है, सोशल आर्ट है, सोसाइटल आर्ट है. तो सोसाइटी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको दिखाना, समाज के दर्पण की तरह कहते हैं कि शेक्सपियर ने तो कहा है कि थिएटर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी. एंड I am working on this medium of theater for the last more than 40 years, of course. And बाकी तो हम कह नहीं सकते, बचपन से चलता आ रहा है. बट 40 साल की एक इतिहास है. 1980 से जो शुरू हुआ था, 1980 से लेके 2020 हो गया. तो ये 40 years consciously. Before that, I was practicing these things, but I have not. There is no record of it. वो सिर्फ मेरी मेंटल रिकॉर्ड में है. बट ऑफिशियली इन 1980 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब ज्वाइन किया, तब से एक कॉन्शियसफुली, एक पर्पसफुली, एक साइंटिफिक एनालिटिकल सेंस के साथ में रंगमंच की प्रक्रिया का साथ जी रहा हूँ. और ये निरंतर चल रहा है. ये चलता रहेगा. पहले मैं एज एन एक्टर मैंने काम करना की कोशिश की. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब हम आए NSD में, the NSD is a very famous institute in it's one of the top 5 institutes of the world, जो कि किस्मत से हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय, that is the only institute in India. There is no second alternation to that. उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना, उस समय सीट मिलना अपने आप में बड़ी एक टफ कंपटीशन होता है. इट्स मोर देन प्रिपरेशन देन IAS. उतना प्रिपेयर करना पड़ता है, अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, सारे चीजों. बट उस समय कैसे हुआ क्या, वो तो बहुत पुरानी बात है. जब मैं 80 में आया वहां पे, उसके आया था एज एन एक्टर. बट धीरे धीरे मैं शिफ्ट किया दूसरे विधा को. उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में हम जो देखें, और प्रॉब्लम भी है, और इट्स अ बिग इशू, एंड इट इज आवर स्ट्रेंथ आल्सो. दैट इज द डाइवर्सिटी. multi-diverse cultures, multi-diverse languages, hundreds of languages, and official language तो 25 होंगे. इतनी सारी भाषाओं की जहाँ पर समागम होता है. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को हम वो मिनी इंडिया हम कहते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट से एक स्टूडेंट चुनता हुआ आता है. अभी थोड़ा सा सीट बढ़ा है, पर हमारे टाइम में देयर आर ओनली 20 सीट्स. अभी 26 हुआ है. पर वो 20 सीट को पाने के लिए उस समय तो 5 से 7 हजार students
एस्पायरिंग एक्टर्स तो जरूर ट्राई करते होंगे, अब तो बढ़ चुका है, अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, बट उससे सीट लेना, और मैं आया था एक्टर बनने के लिए, बट वहाँ भाषा की इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, अभी भी मैं हिंदी के साथ लड़ रहा हूँ, जबकि मैं हिंदी भाषा में 40 साल से काम कर रहा हूँ, स्टिल देन अभी प्रैक्टिस में नहीं आ पाया प्रॉपर्ली। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत रह जाते हैं, क्योंकि भाषा सीखना होता है और सीखने के लिए समय चाहिए, हम सीख नहीं पाए। सिर्फ थिएटर में काम करते हैं, स्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं, तो हिंदी हम बोलचाल में आ गया, बट जब हम, मुझे याद है जब हम 80 में एनएसडी में ज्वाइन किए थे, तब बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। हिंदी इज मोर फॉरेन देन इंग्लिश लैंग्वेज टू मी। हमारी उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज में एजुकेशन होती है और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज था, बट हिंदी उस समय नहीं था। अब तो टेलीविजन की वजह से सारे बच्चों को मालूम पड़ चुका है। आई नो बॉलीवुड ने इतना तो थोड़ा अच्छा किया, इफ नथिंग एल्स। नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉलीवुड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने बोला कि आपका लाइफ का एक पर्पस है कि कोई आपसे मोटिवेट हो जाए, तो इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मैं जो यहाँ बैठी हूँ आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। तो आपको जैसा कि पता है, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि कोई वो एक तरफा तो होता नहीं है। आप अगर मुझसे मोटिवेटेड है, मैं डेफिनेटली कुछ चीजें आपसे इम्बाइब किया हूँ। तो जब आप यहाँ पे आए थे 30 डेज इन सितंबर प्ले करने, डॉक्टर सुशील रतन आपके दोस्त हैं, उनके थ्रू आप यहाँ आए, यहाँ रहे और आपने वो डायरेक्ट किया 1 महीने में प्ले। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि आपका जो एक पैशन है डायरेक्शन का, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आई वॉज टेकन अबैक। हम लोग यहाँ पे, मैं और मनोज कितने सालों से, कई सालों से थिएटर कर रहे हैं, हमें ख्याल से 30 साल से ऊपर हो गए। मुझे भी 30 साल हो गए यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में करते हुए। लेकिन मतलब जो आपकी डेडिकेशन मैंने देखी और जो आपकी एक परफेक्शन टू डू every action, every reaction, every dialogue delivery, and also the set that represents the actual play, and also how to play with the props. So I was very impressed. But अभी मैं बोल रहा था, उसी कंटिन्यूएशन में बोल रहा हूँ मैं, जब हिंदी, क्योंकि प्लेज वहाँ हिंदी में होता है और मेरा मातृभाषा नहीं होने की वजह से मुझे रोल नहीं मिला। ये एक कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को अगर ट्रेन से ना फेंक दिया गया होता, उनके अंदर वो गुस्सा पैदाना होता है, वो शक्ति बन गई उनकी, वो ताकत बन गई। वो चाहे तो उसको नेगेटिव यूज कर सकता है कोई, बट गांधी, बिकॉज ही इज गांधी, दैट इज व्हाई दैट कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेट, उससे मोटिवेशन उनको मिला कि ही विल फाइट फॉर हिज राइट। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप हर चीज के अंदर में आपको सकारात्मकता या पॉजिटिवनेस दिखाई देगा। तो आप जीवन की सबसे जो त्रासद मोमेंट में भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल लोगे, एंड यही जीने का सहारा बन जाता है। तो फ्रस्ट्रेशंस तो बहुत होता है। मैं 6 महीने के अंदर में मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मैं समझ गया था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। एनएसडी की बात मैं करता हूँ। तो मैं मन में आया था कि इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई टीचर नहीं पूछ रहा है। अच्छा। सारे देखिए, आपके अंदर में आप क्या हो, उस वक्त हम बिल्कुल एक एक बर्ड, एक फूल का कली की तरह थे, हमें खिला भी नहीं थे। मेरे अंदर में क्या रंग है मुझे नहीं मालूम था। सो आई हैव नेवर डिस्कवर्ड माई सेल्फ। मैं हिंदी प्रैक्टिस किया, बोलते, और वो मेरा नहीं है, इसीलिए मैं उसको पूर्ति करने के लिए तो उस समय जब रोल नहीं मिला एनएसडी में, तब हमने सोचा, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो रोल छोड़ देंगे बोल के। तो मेरा एक प्रोफेसर मिले मुझे, एक्चुअली आप बोल रहे हो, आपने मेरे से थोड़ा बहुत इंस्पायर हुआ है, बट मैं किसी का कर्जा अदा किया हूँ। मैं पूरी लाइफ में किसी का कर्जा अदा करता हूँ। वो है मेरे गुरु प्रोफेसर एचवी शर्मा, जो कि आर्किटेक्चर का प्रोफेसर, ही इज अ ग्रेट आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर, जो कि एनएसडी में प्रोफेसर थे उस समय मैं जब स्टूडेंट था। ही इज ए साउथ इंडियन। अच्छा, हाँ, वो साउथ इंडियन हैदराबाद के थे। इसके अलावा मेरा जो डायरेक्टर थे एनएसडी के, उनका नाम था बीवी कारंत। ही इज ए कनाडिगा फ्रॉम कर्नाटक। बीवी कारंत, वेरी फेमस पर्सनालिटी, एवरीबॉडी नोज, बीवी कारंत। ये दोनों लोगों ने मुझे सही रास्ता दे, अंधेरे से निकाल कर बाहर ले लिया। शर्मा जी ने, एचवी शर्मा जी मुझे शुरू से ऑब्जर्व करते थे। मुझे बाद में उन्होंने कहा कि डे 1 when you join NSD, I started observing you. You are a different student from others. अच्छा।
एक डिफरेंट तुम्हारे पास कुछ एक्सप्रेशन है जो मुझे क्या है समझ में नहीं आ रहा है, बट थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि तुम दूसरे से अलग हो। यही दूसरे से अलग होना एक तरीके से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। तब ये जो शब्द उनका जब कहा था कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये डिफरेंट की तलाश में मैं लग रहा कि मेरे अंदर में क्या डिफरेंस है, मैं दूसरे से क्यों अलग हूँ। ये भले ही मेरे अंदर में उस समय नहीं था, पर धीरे धीरे मैं उसको डिस्कवर करने लगा। एंड आई फाउंड दैट आई नो आई एम गुड इन ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग्स। दैट एस्पेक्ट, दैट विजुअल एस्पेक्ट जो मेरे अंदर में छिपा हुआ था, मुझे मैं डिस्कवर नहीं किया था। मैं एक्टर के पीछे भागता था, एक्टिंग करना, और गलत रास्ते पे जा रहा था। अगर मुझे शर्मा जी उस दिन नहीं मिलते, अगर ये बात नहीं करते, तो उन्होंने शायद मैं आज वहां नहीं होता, कुछ और होता, मैं शायद बर्बाद हो चुका था, खत्म हो चुका था। क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन नॉट कम्पीट इन द हिंदी वर्ल्ड। मैं बॉम्बे इंडस्ट्री के लिए बना नहीं हूँ। इंडस्ट्री के सारे एक्टर बॉम्बे भाग रहे थे, और मुझे पता है कि हजारों में से एक चमकता है। एक इरफान बन सकता है ना, हजारों में से एक इरफान, हाँ जी, एक नसीर भाई है, तो दूसरे कहाँ है? नोबडी नोज वेयर दे आर। भीड़ में खड़े हो जाते हैं। क्या इसी के लिए हमने ये मानव जन्म लिया है कि मैं भीड़ में खड़ा रहूंगा जिंदगी भर, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए कमाने के लिए पर डे? मुझे वो दिन याद है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और मेरे हाथ में एक किताब था, वो मुझे वो किताब आज भी याद है। वो वैन गॉग का किताब है, मेरा बहुत ही फेवरेट पेंटर है, बहुत ही फेवरेट पेंटर है। कभी कभी मैं वैन गॉग के अंदर में अपने को ढूंढता हूँ, इसलिए उनका क्ले भी मैंने किया था, तुम्हारा विंसेंट के नाम पे। काफी चर्चा में रहा हिंदुस्तान में, काफी मशहूर नाटक, हमने उसको लिखा भी था। और विजुअल थिएटर का एक नया आयाम वहां से हम शुरू, क्योंकि थिएटर में स्पीच के अलावा भी सिर्फ चित्र में, विजुअल्स में क्या पूरी कम्युनिकेशन हो सकता है। पूरा प्ले में डायलॉग्स बहुत कम है। 2 आवर्स प्ले, एंटायर पेंटिंग्स एंड विजुअल्स एंड म्यूजिक साउंड से प्ले चलता है, इमोशंस में चलता है। तो ये एक नया मैं विचार हिंदुस्तान में, आई एम ए पायोनियर ऑफ दैट विजुअल थिएटर का। अभी क्या हुआ कि मैं विंसेंट का किताब पकड़ के बैठा हुआ था, उनकी स्केच पेंटिंग्स देख रहा था, पीछे में कब से शर्मा जी आके मेरे पीछे ऐसे लीन करते हुए मुझे देख रहे, मुझे नहीं मालूम था। तो शर्मा जी मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा कि क्या देख रहे हो? मैंने कहा सर एक किताब दिखा, और उन्होंने 2-4 और किताब भी उन्होंने देखा मेरे ऊपर, उस टेबल पे मैंने 4-5 किताब लेके स्टडी कर रहा था। तो बोले कि इज इट ए क्रेज, इज इट योर क्रेज और योर पैशन? मैंने कहा सर इसका मीनिंग प्लीज टेल मी और मेक इट मोर क्लियर। बोले क्रेज है तो कुछ समय पे चला जाएगा, अगर आज है तो हो सकता है 2 महीने के बाद इसको छोड़ के तुम दूसरे विधा में जा सकते हो, अगर पैशन है तो इट विल कंटिन्यू फॉरएवर। तुम्हारा क्या है? Is the difference between infatuation and love? Exactly. तो ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट करती है। मैंने शर्मा जी को उस समय अपनी भाषा में, जैसे भी मैंने कहा सर मैं इसी की वजह से मैं भी स्केचेस करता रहा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे एनाटॉमिकल डिसेक्शंस में वो पूरी वो बनाना पड़ता है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिगर्स, पूरा हम एमए सब बनाना, प्लस स्कूल्स में भी मैं कई कॉम्पिटिशन्स में स्केचिंग वगैरह करता रहा। तो बोले कि तुम एक काम करो, हमारे यहाँ पर जो दूसरा स्पेशलाइजेशन है नेक्स्ट ईयर को, सेकेंड ईयर में, वो है डिजाइन एंड डायरेक्शन। उसमें तुम अप करो, तुम एक्टिंग के लिए क्यों पागल हो? मैंने कहा नहीं सर मैं एक्टर बनना है। तो बोले सीधा उन्होंने कहा था तुम्हारा फ्यूचर नहीं। बोला यू डोंट हैव ए फ्यूचर इन एक्टिंग, और तुम जाके उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहां पर पैसे नहीं है, वहां पर इज्जत नहीं है। तो बॉम्बे इंडस्ट्री में देयर इज नो फ्यूचर पर। तो तुम या फिर अपने गांव चले जाओ, वापस जाके वहां पर छोटे मोटे नौकरी करो, या फिर अगर तुम्हें कुछ करना है तो चेंज योर माइंडसेट। तो मुझे 3 महीने करीब लगे, 3-4 महीने लगे इसको। सो आई ऑप्ट फॉर डिजाइन एंड डायरेक्शन इन सेकेंड ईयर एज ए स्पेशलाइजेशन। आर्टिस्ट के लिए सीखने के लिए फ्रेम के अंदर में रहना बहुत जरूरी है। फ्रेम को आप तोड़ सकते हो, बट ग्रामर्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो ये जो पेंटिंग्स मैंने शर्मा जी से सीखा, फंडामेंटल सीखा, ग्राफ कैसे काटा जाता है, एक फोटोग्राफ्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कलर्स कैसे मिलाया जाता है, रंगों का मिलाना एक बहुत बड़ा खेल है। वो एक्चुअली टोटल सेंसिबिलिटी उसी के अंदर में है, हाउ टू सी कलर्स। कलर्स दिन में एक लगेगा, वो इवनिंग में दूसरा रंग लगता है, रात की लाइट्स में दूसरा बन जाता है। और आपके अगर मूड अच्छा है, आप देखिए साइकोलॉजिकल इतना है, आपका मूड अगर अच्छा है, एक रंग आपको एक तरीके से लगेगा, और अगर आपका मूड इमोशंस खराब है आज,
वही रंग दूसरे तरीके से लगता है जी। अच्छा, कलर्स इज ए टोटल, आप समझ नहीं सकते, ये पहेली है। सत्या सर, हाँ, मेरी बैकग्राउंड आर्किटेक्चर में है, सो आई एम एन मालूम है, आर्किटेक्ट। मालूम है। सो वो जो कलर्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं उससे। How I see colors, how I translate, I actually connect emotions and colors so much या that I see तो colors in people. So आपकी बात है मेरे को बहुत अच्छी जी लग रही है सुनने में। तो वहां से आप डायरेक्शन में कैसे पहुंचे? सुनिए, तो हाँ। सारी चीजें इसी के अंदर डायरेक्शन है। मैं लाइंस को, कलर्स को डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं कलर्स को कंपोज कर रहा हूँ, मैं फॉर्म्स को कंपोज कर रहा हूँ। थिएटर में हम करते क्या है, हम सिर्फ यही करते हैं, वो ह्यूमन फिगर्स मेरे लिए फॉर्म्स है, मेरे लिए टोटल फॉर्म्स है। इसलिए मैं जब प्ले डायरेक्ट करता हूँ, मुझे अपनी पूरी जब मैं प्ले करता हूँ, मुझे सारे पेंटिंग्स के इमेजेस, मूविंग इमेजेस लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे ब्रेन के अंदर में वो सारे इमेजेस, और मुझे मालूम है कि ये मैं जो कंपोज करता हूँ कौन से पेंटर से उठा, क्योंकि आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द ग्रेट पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं सारे को हजम किया हूँ, तो इसलिए अब सिर्फ रंगों को मैं भाव में बदला हूँ और कुछ नहीं है। आपके जो कलर्स है मैं इमोशंस में कन्वर्ट किया हूँ, ह्यूमन फिगर्स में ले आया हूँ। आपके जो पेंसिल ड्राइंग्स है वो एब्स्ट्रैक्शंस को मैं यहाँ पर मंच पर ले आया हूँ। तो इसके लिए मेरे, आप देखेंगे मेरी कंपोजिशन में बहुत सिंबल्स, बहुत मेटाफोर, बहुत एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस बहुत प्ले करते हैं। नहीं तो आप छोटा सा प्ले मैंने आपके यहाँ किया था, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन मेरे लिए नहीं है, मेरे क्योंकि समय क्या था, समय कम था, और मेरी अपनी चॉइस के एक्टर्स भी नहीं थे। जब मैं प्ले करता हूँ आज की डेट्स में, मैं प्रोफेशनल प्ले करता हूँ, तो मैं प्रोफेशनल एक्टर्स लेता हूँ जो मेरी चीजों को समझ सके। ऐसे एक्टर्स भी नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था, इसलिए मैं बहुत सोचा था कि बहुत हल्का सा नाटक उठाया जाए जिसको बहुत कम समय में और सारे लोग समझ सके जी, और इसके साथ एक मैसेज भी कन्वे हो। तो इसलिए मैंने 30 डेज इन सितंबर मैंने उठा लिया। फिर भी उतने कम समय में उसके अंदर आप अगर ढूंढेंगे, बहुत मेटाफोर है, बहुत सिंबलिज्म, बहुत अब्स्ट्रक्शन है। तो ये जो चरित्र के अंतर द्वंद जो है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को मैं इमेजेस में कन्वर्ट किया हूँ। नहीं तो डॉल पीछे लगाने का क्या मतलब था, आप ही ने तो लगाए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो नेट के पीछे जो डॉल था, और एक विजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, एक इमेजिनेशन अंदर पीछे, एक इमेजिनेशन माइंड के अंदर आपके साइकोलॉजिकल इमेजेस पीछे दिखाई देते हैं। इट्स ए टोटल पेंटिंग। आप देखिए उसको, लाइटिंग अगर प्रॉपर हो, इट विल लुक लाइक ए पेंटिंग। तो ये जो इनर स्पेस, माइंड के अंदर में जो स्पेस होता है, उसमें इनर स्पेस वो डाली की बहुत नजदीक चला जाता है। साल्वाडोर डाली पेंटर का बहुत नजदीक पहुंचने लगता है। वो इनर स्पेस के अंदर में काम करता रहा हूँ। ये मिलना, आप ये यूनियन, कनेक्शन मिल गया। हाँ, ये दो चीज का यूनियन होना, एक आर्ट और एक आर्टिस्ट का, दोनों का समन्वय होना, और एक मीडियम बनता है। शर्मा जी वो मेरी मीडियम, वो मुझे मिला दिया। वो मेरी, अब ये मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी आत्मा से, इट इज ए यूनियन ऑफ योर सोल एंड योर बॉडी। दोनों के मिलन जो होता है वो परम क्षण होता है जीवन का। और वो अगर धूल लग जाता है वो जीवन भर नहीं छूटता। वो तो भक्त भगवान का मिलना है। मेरे लिए भगवान और कोई नहीं है, मेरे लिए कोई भगवान। आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई इफ आई प्रे इन द गॉड, आई प्रे फॉर माय आर्ट। राइट। तो ऐसे स्थिति में मुझे एक आदमी और हाईली इंस्पायर किया, मतलब वो शर्मा जी को छोड़कर आगे बढ़ने की, जहां पर देखिए दो विपरीत मुखी, एक फंडामेंटलिस्ट और दूसरा कंप्लीटली ब्रेक किया है जो ग्रामर्स को, वो था कारांत, बीवी कारांत, जो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटलिस्ट है। मैं ऐसा डायरेक्टर आज तक नहीं देखा। तो म्यूजिक को लेकर वो जो अब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए हैं, तो वो अद्भुत है, अद्भुत। और मैं कह रहा हूँ 20th सेंचुरी का इंडियन थिएटर 2-3 लोगों के लिए जाना जाएगा। इब्राहिम अलका जी रियलिज्म के लिए, तो भी मैं अलका जी को एक लेवल तक लेकर आगे नहीं ले पाता। बट दो और लोग हैं, हबीब तनवीर और बीवी कारांत, हिंदी रंगमंच और कुछ नेशनल थिएटर कंप्लीटली, और शंभू मित्र है बंगाल में। पर ये कुछ लोगों में से जो कारांत है, तो वो कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट, उनको तो बात समझना मुश्किल हो जाता है। कारांत जी का साथ बात जब करेंगे तो जंपिंग वर्ड्स में बात करते हैं। जंपिंग मतलब एक लेवल ही अलग होता है। हाँ, दो वर्ड्स बोलेंगे और 10th वर्ड को बोलेंगे, बीच में 4, 5, 6, 7 वर्ड को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। खाना खाया, स्पार्क नहीं है, आप जोड़िए इसको, क्या लंच कर लिया, स्पार्क नहीं है, 4 बज गया,
आप जोड़ो इसको। मैं ऐसे बंदे से हमारी इंटरेक्शन हुआ है जो मेरे गुरु बने हैं अल्टीमेटली। तो उन्होंने नाड़ा बांध के गुरु शिष्य बनाया हमें। अच्छा। तो हाँ जी, हाँ, तो उनके साथ आपने काम किया काफी। मैं काम 22 साल 22 years आई वर्क। मेरी पीएचडी करण के ऊपर है। करण जी के थिएटर रंगमंच के ऊपर। उनकी डेथ के बाद मेरे अंदर एक वैक्यूम पैदा हुआ कि मैं अनाथ हो गया बिल्कुल। अब मैं क्या करूं। तो मैं फिर अपना पीएचडी के साल एनरोल करना था। मैंने कहा कि करण जी का ऊपर काम करूंगा, क्योंकि जितना मैं उनको देखा हूं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज अ बिग बुक, देयर इज अ बिग बुक इनसाइड। राइट। तो मैं अपने पीएचडी करण के ऊपर किया। नाइस। करण जी ने मुझे एक बात कहा, थोड़े बाद में कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिनिक एंड सोनिक। ध्वनि और चित्र में कोई विजुअल्स में कोई फर्क नहीं है। चित्र सुनाई देना चाहिए, ध्वनि दिखाई देनी चाहिए। वो ऐसा कहते, तुम अपनी पेंटिंग को सुनो, तुम अपनी वर्क को, अपने थिएटर की कंपोजिशंस को देख रहे हो, कान में सुनने की कोशिश करो वो कुछ बोल रहा है क्या। ऐसे संगीत जब करते हैं तो देखो वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, गति क्या है। तो आप जो पूछ रहे थे, जो चित्र दिमाग में बनते हैं जब हम प्ले का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो वो दिमाग के अंदर में वो सारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो चलने लगता है। और वो कहां से चलता है, वो ऐसा तो फिजिकली नहीं चलता, वो मेरी अनुभूति से ही वो रूप लेकर चलता है। तो एक्सपीरियंस जो मेरी पास्ट 40 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो लोगों का साथ रहते हुए जो अनुभूति लिया है मैंने, वो अनुभूति उसको चलाता है। किसी का वो साउंड के थ्रू चलता है, किसी का विजुअल्स के थ्रू चलता है, किसी का पेंटिंग के थ्रू चलता है। तो हर एक आदमी का एक ड्राइविंग फोर्स होता ही है जो आपको चलाता है। वो करण जी से मैंने ये बात सीखा। और इस तरीके से। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो हमने बीवी करण से लिया, वो इम्प्रोवाइजेशन, टू ब्रेक द ग्रामर्स। बोले नाट्यशास्त्र को तोड़ना है, क्योंकि बाउंड्रीज मत रखना। नहीं, ये एक पुराने जमाने का हमारी धरोहर है। ओके, इंडियन थिएटर का, पर ये अल्टीमेट नहीं है, कंटेम्पररी। आज थिएटर बदल गया है। थिएटर ऑलवेज लिव्स इन द प्रेजेंट। देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर। इसका कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आप जितना करते हो उतना ऊपर मिट्टी ढांक देते हो। आप देखिए, टाइम के साथ चलने वाला कला है ये। इट्स अ टाइम बाउंड टेम्पोरल आर्ट, टाइम बाउंड आर्ट। और वो टाइम चलता है। आप नाटक स्टार्ट होता है, अब जो शुरुआत हुआ वो धीरे 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 उसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। आप फ्यूचर में क्या होगा नहीं मालूम। सो थिएटर, एक 2 घंटे के प्ले में आप एक जर्नी होती है, दर्शक को लेके बिगिनिंग से एंड तक लेके जाते हो, जर्नी टाइम के साथ। और टाइम आगे बढ़ता है, पीछे जो है मिट जाता है, और आगे हमें दिखाई नहीं देता। आगे को क्या होगा, नेक्स्ट 2 सीन के बाद क्या आएगा, या 10 मिनट के बाद क्या सीन आएगा, हम देख नहीं पा रहे हैं। वो जब आएगा, हो सकता है एक्टर तो डायलॉग भूल जाए, हमें नहीं मालूम। तो एक कंटिन्यूटी में चलता है, एक कंटिन्यूअस आर्ट है, तो इसीलिए प्रेजेंट आर्ट है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशनल फॉर्म। प्रदर्शन कला का मतलब ये है कि इट लिव्स इन द प्रेजेंट। तो जो कला प्रेजेंट, तभी डांस, थिएटर, म्यूजिक, ये जो प्रेजेंट करने वाला, तो प्रेजेंटेशनल फॉर्म कहते हैं उसको। प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना में इन द टाइम। आप अगर मल्टीमीडिया में भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यू आर प्रेजेंट गिविंग इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। So it is present. There is no past, there is no future. Painter has developed their own style. A designer can, an interior designer can take, but an actor cannot decide his style. Yes. आप देखिए, एक्टर अपना स्टाइल अगर निकाल दिया, वो फिर काम नहीं कर पाएगा। वो वर्सेटाइल नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। ये he can become a versatile. वो कोई भी चीज को पकड़ सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग, इसीलिए कहते हैं एक्टर का ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं हो सकता, इट इज इनफॉर्मल। ही हैज टू वर्क ऑन हिज बॉडी, ही हैज टू वर्क ऑन हिज स्पीच, ही हैज टू वर्क ऑन हिज माइंड, ओपननेस। तो इसलिए इम्प्रोवाइजेशन का क्वालिटी जो है एक्टर को आना चाहिए। अगर आप रिजिड रियलिस्टिक एक्टर हो, सिर्फ आप रियलिज्म, जैसे बॉम्बे एक्टर्स या हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स जो सिनेमा में आप देखे होंगे, वो थिएटर में बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो मेरे साथ काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट दैट वर्सेटाइल, दे हैव ऑलरेडी टाइप्ड। राइट। तो मैं कहने जा रहा था कि हम लोग जो एक्टर्स देखते हैं, इवन थिएटर में आई हैव सीन आफ्टर डूइंग प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, पीपल बिकम वेरी स्टीरियोटाइप, राइट? एक तरह का स्टाइल बोलने का हो जाता है, एक तरह का मूवमेंट्स हो जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग दैट डिफरेंट पर्सन इन एवरी प्ले, राइट?
That's a challenge for इसीलिए ना एक्टर को जो फिल्म में काम, खास करके फिल्म एक्टर्स के लिए मेरी सलाह ये है, नहीं एक सलाह ये है, उनको बीच बीच में थिएटर करना चाहिए। हाँ, इसलिए नहीं कि थिएटर एक्टर बनेंगे, इसलिए अपने आप को तोड़ना बहुत जरूरी है। If you will not break yourself, how is something new will come? आप जो कर रहे हो वही कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वही कर रहे हो। मतलब आप चाय की दुकान खोल रहे हो, आप छोटू हो, चाय मिक्स कर रहे हो, तो जीवन भर यही करते रहे। एक्टर और छोटू में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके के कलाकार को मैं झोला छाप एक्टर कहता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना। झोला छाप एक्टर का मतलब ये है, मैं उदाहरण भी दूंगा, बहुत ह्यूमर है, एक सटायर भी है और एक बहुत बड़ा त्रासदी भी है। ये खास करके हिंदुस्तान में अभी ये है कि एक्टर, उसके झोले में बहुत सारे मुखौटे होते हैं। एक आप बताइए कौन सा कैरेक्टर करना है? तुगलक करना है, ये लो पहन लिया, बन गया तुगलक। फिर अब दूसरे कल मुझे करना है, मान लीजिए कोई और कैरेक्टर, रियलिस्टिक कैरेक्टर करना है, ये लो पकड़ लिया, मैं जोकर बन गया। सो एक सेकंड में स्विच एंड स्विच वाली बात होती है। बट एक्टिंग इज अ प्रोसेस, राइट? तो प्रोसेस के थ्रू अगर नहीं जाओगे तो ऐसे एक्टर को वो क्या कहते हैं उसको, बहुरूपिया या जो जेस्टर्स होते थे, कोर्ट जेस्टर और एक्टर में कोई अंतर नहीं। एक्टर के अंदर में वो योगिक सेंस अगर डेवलप नहीं हुआ है, योग की तरफ अगर नहीं गया है, वो प्रोसेस में नहीं गया है, वो अंडरस्टैंड नहीं किया डायरेक्टर को, हफ्ता लग जाता है एक अच्छा एक्टर, एक हफ्ता लग जाता है डायरेक्टर को समझने के लिए, क्योंकि एक डायरेक्टर के साथ तो काम नहीं करता, वो कई डायरेक्टर के पास जाएगा। अगर वो अच्छा एक्टर है तो हर एक डायरेक्टर का टोटल स्टाइल अलग है, वो क्योंकि आई हैव डेवलप्ड माय ओन सिग्नेचर। मेरी अपनी, मेरी एक नाटक का एक कंपोजिशन देख के लोग कह देंगे सत्या जी का नाटक है। Wow. honestly speaking, honest confession from an artist, मैं जो कमीशन वर्क किया हूँ, जिसमें मुझे पैसे मिले हैं, घर की रोजी चला है, वो सिर्फ कूड़ा और करकट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं उसको आपके लिए आपके लिए बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, औरों के लिए तो बहुत कुछ है। मेरा जो रियल वर्क है, मेरा जिस काम को आप अपनी शिद्दत से बनाया, हाउ कैन यू गिव इट टू द पब्लिक? नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूं कि मेरा नाटक अगर वो चित्र के रूप में होता, मरने के साथ समाधि में दफना दो, तो अपने साथ लेके। मैं इतना ऑब्सेस्ड हूं, बायस्ड हूं अपनी काम को लेके। जो 3-4 अच्छा काम मेरे कैरियर में है, जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूं, वो काम मेरा है। तो उसके एक्टर्स को भी मुझे चूज करना पड़ता है। तो शाहिदुर रहमान एक ऐसा एक्टर आया जो एनएसडी से पास आउट किया था, बंगाली था, बंगाली एक्टर, भले ही जब मुस्लिम, मुस्लिम होने के पीछे होना भी उसके लिए एक अच्छा है, क्योंकि अगर हिंदू होता, अब ये भी मैं आपको बता रहा हूं, वो कहीं कट्टरता का शिकार होता। मतलब आज की डेट्स में जिस तरीके से चल रहा है, कुछ चीजों को शायद वो विश्वास नहीं, यहाँ पर लाके कृष्ण और राधा को भी ले आते पेंटिंग्स के अंदर, जबकि बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि वो बिल्कुल उसका रिलीजन उसे कोई मतलब नहीं है। सो उस तरीके से वो एक बंदा को हम लेकर आए, और उसने मुझे पहला, क्योंकि पहला काम था मेरे साथ, मुझे जब ऑब्जर्व किया, उसने 8 दिन तक कुछ नहीं किया। मैं बहुत लड़ाई हुई उसके साथ। मैंने कहा तुम बोलते क्यों नहीं डायलॉग? बोले नो, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग यू। मैंने कहा क्या करे यार, मैं तुम्हें हैदराबाद बुला के लेके आया हूँ और पर डे मुझे ये बैठ रहा है, खर्चा बैठ रहा है यार, मेरा नाटक लेट हो जाएगा, सो फिक्स है तुम अगर। बोले नो नो, लेट मी ऑब्जर्व यू। वो 8 दिन मुझे ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने कहा कि नाउ लेट स्टार्ट द रिहर्सल। तो ये एक्टर, उसने चैलेंज किया मुझे, कब प्ले बनकर सामने आ पाता है। किसमें आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? ऐसी 2 चीजें बताइए। हाँ, मैं बैंगक से बात करूँ, विंसेंट बैंगक का बात करूंगा। बैंगक प्ले मैंने लिखा था एक एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को लेकर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो उस प्रोजेक्ट में क्योंकि ये डिजाइन बेस्ड प्रोजेक्ट था, उसमें लाइन्स, कलर्स एंड फॉर्म्स को लेकर हमने ग्रुप में बांट दिए थे, 5-5 लोगों को। एक ग्रुप, करीब हमारा 25 स्टूडेंट्स है, तो 5 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। ये 2012 या 13 की बात है, 2012 की। सो स्टूडेंट्स लोगों ने 5-5 मिनट के डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। मैंने इतना टॉपिक दिया, और उसके बाद व्हेन आई सॉ दैट, अच्छा बीच बीच में उनको मैं देखने जाता था, पर एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं मालूम था। तो क्योंकि ये सीन वर्क बच्चों को हमने दिया था एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए मैं उसको गाइड भी नहीं कर सकता। तो जब एग्जाम्स हुए तो बच्चों ने जो काम दिखाया, कुछ अच्छा था, कुछ था। उसमें से एक काम मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। उन्होंने 3 पेंटर्स को, 3 पेंटर की 3 पेंटिंग्स, उसमें से एक था दाविंची, लियोनार्डो दाविंची का लास्ट सपर, जिसमें आपने देखा होगा कंपोजिशंस बनते हैं जी।
और वैंगॉक का स्टैरी नाइट, सॉरी वैंगॉक का पोटैटो ईटर्स, द पोटैटो ईटर, उसके क्योंकि उसमें कंपोजिशन से एक्टर्स होते हैं। अच्छा। तो वो तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई इंडियन पेंटर किसी का लिया था। सो जो भी, तो 5 या 10 मिनट का उन्होंने सीन वर्क किया था। तो ये काम मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि अरे यार, मैं किसी चीज का जो तलाश कर रहा था वो यहाँ बच्चों ने कर दिया। मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था तो बच्चों ने कुछ कर दिया है। तो मैं बच्चों से तो ये बात मैंने नहीं किया। मैंने फिर उस समय बाद में पूछा, मैंने कहा हाउ यू प्रोसीड फर्दर। तो बोला कि सर आपके टाइम आपसे ही हमने देखा, आप का हाथ में किताब होती है जो पेंटिंग्स होती है, तो हमने उसमें से कुछ चीजें उठा लिए थे। तो आप क्लास में जो पढ़ाते हो उसी चीज को, लाइंस, कलर्स, फॉर्म, टेक्सचर्स, रिदम, हार्मनी, मास, वॉल्यूम, ये सारी चीजों को लेकर, डायमेंशन, स्पेस, इसी को लेकर हमने एक एक्सप्रेशंस दिया था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो पेंटिंग्स जो था जिस तरह से विजुअल कंपोजिशंस को, फ्रीजिंग कंपोजिशन, दे कम एंड टॉक द, मतलब एक पेंटिंग को आप ह्यूमन फिगर्स को फ्रीज कर दिए, इट लुक्स लाइक ए पेंटिंग, देन कैरेक्टर कम्स आउट ऑफ दैट एंड दे टॉक दैट स्टोरी। एंड सो ऐसे 3 मिनट के 3 पेंटिंग 9 मिनट का उन्होंने बनाए थे। तो मैंने कहा कि दिस इज ए गुड आइडिया, ये फ्रेम से अगर कोई कैरेक्टर्स निकल कर आता है, फिर फ्रेम में चला जाता है, बिकम फ्रीज टू बी एन एक्टर, टू बी कैरेक्टर ऑफ द पेंटिंग्स, तो ये एक किसी एक पेंटर को लेकर तो काम किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से मुझे आइडिया क्लिक किया। ये 2012 की बात है। उस फ्रस्ट्रेशन के दरमियान मैंने 2-3 नाटक कर डाला जिसमें म्यूजिक को नहीं यूज किया, पर म्यूजिक को नहीं, साउंड को यूज किया। मैंने एकलव्य किया, वो अमेरिका लेके गया था, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 2-3 स्टेट्स घूमे हमने, कोलंबिया गया, वेनेजुएला गया, चिली, नॉट चिली, पेरू, लिमा पेरू, और हाई जेनेरो, ब्राजील, रियो डी जेनेरो, हाँ, ऐसे 3-4 कंट्रीज में मैं करीब 20 एक शोज में इस नाटक का किया था काफी। और उसमें मुझे मेटा का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। दिल्ली में होता है ना, महिंद्रा एक्सेलेंस थिएटर, हाँ जी, मुझे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला था। 2013 की बात है ये। अच्छा। मैं प्ले बनाया था 2010 में। 2010 में प्ले बना के 2011 में हम पूरा ट्रैवल किया था, उसके बाद 2013 में इसको अवार्ड मिला। तो वो प्ले एक बिल्कुल एक चेंज कर देता है ना, कारण उससे टोटल म्यूजिकल वो है तो महाभारत की कहानी, एकलव्य की कहानी, और एकलव्य के मुंह से अंग्रेजी बुलवाने की कोशिश किया मैंने कहा लेट हिम स्पीक, क्योंकि हमारी आज की डेट में कोई गांव का ट्राइबल लड़का सब मोबाइल फोन और अंग्रेजी बोलते हाँ, तो ये ऐसा ही कोई लड़का जो गाय भैंस चराता होगा और एक दिन एकलव्य बन जाता है। ऐसे ही एक हमने एक बच्चा भी मुझे मिला, मैं इसको ट्राइब्स में किया था। वो उसका देखिए संयोग जुड़ता है। मैंने उसको कहीं शहरी एक्टर्स नहीं लिया, मैं चला गया था कोलार गोल्ड माइन, एक है कर्नाटक में, कोलार गोल्ड फील्ड। तो वहां पर एक मेरा एक फ्रेंड है जिसका आश्रम है। तो उस प्ले को हमने जब किया, शहर के एक्टर नहीं लिया, मेरा एक दोस्त मिला कर्नाटक की ट्राइबल एरिया में, वो रंगतंडा जो रंगगुड़ी बनाया था, वहां पर मैं करीब 4 महीना उस घर पे रहा, वही स्क्रिप्टिंग किया और उसी के ट्राइबल लड़कों को लेकर ये नाटक लिखा है जिनको डायलॉग बोलना नहीं आता, और कन्नड़ा में किया हमने, कन्नड़ा लैंग्वेज। तो इसमें डायलॉग्स उनको सुन के वो पढ़ते थे, वो सुन के डायलॉग याद करते थे। और ऐसे एक्टर्स में एक जो था, जो कर रहा था एकलव्य, जो कर रहा था वो बांसुरी बहुत खूबसूरत बजाता है क्योंकि उनका खून में है। वो पूरी प्ले में वो अपनी बांसुरी को बजाता रहता है धुन में। मैं उसका पार्ट ऑफ द एक्शन उसका जोड़ दिया। एकलव्य क्यों नहीं, एकलव्य का एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में बांसुरी क्यों नहीं, कृष्ण के हाथ में तो एक हाथ में गदा है या चक्र है, दूसरे हाथ में शंख है। तो के 2 एक्सट्रीम को जीते हैं ना। आप जरूरत पड़े तो आप महान योद्धा भी बन सकते हो, हाँ, आप प्रलय कर सकते हो, और वहीं पर आपके अंदर में सारी माधुरिमा, सारी खूबसूरती, सारे एस्थेटिक्स आप ही के पास है, आपके हाथ में कमल का फूल है। तो मैंने एकलव्य को ऐसे ही क्रिएट किया, अपनी धनुष वो बांसुरी के रूप में है, जस्ट उसी को प्ले करता है। वाह। तो ये जो चीजें हमें अर्बन एक्टर से नहीं मिल सकता, दैट मोमेंट इज द मोमेंट व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट इन माय लाइफ। वो एक्टर्स जो मेरे साथ काम किया, अनपढ़ एक्टर, कुछ नहीं पता, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेटा से लेके आया। Wow, that is accomplishment.
एंड ही ट्रैवल्ड 4 कंट्रीज विथ मी। हम 4 कंट्री में हमने 20-25 बच्चों के लिए भी किए। ये नाटक हिंदुस्तान में तहलका मचाया था 2011-12 में। वो प्ले से मेरी बदलाव हुआ है, तब मैंने कांत को वहां छोड़ा पर कंप्लीट नहीं छोड़ पाए। वहां से आपका अस्तित्व बना। अच्छा। वहां छोड़ नहीं पाए कंप्लीटली। उनकी जो म्यूजिक था, वो साउंड था, वो मेरी विजुअल्स में तब्दील हो रहे हैं, वो दृश्य में बदल रहे हैं। तो इसलिए मेरे नाटक में आप देखेंगे रिदम बहुत जबरदस्त प्ले करता है। वाह सत्या जी, आपने इतना अच्छा बोला है और जो नए कॉन्सेप्ट की बारे में बात करी है, मैं तो बता ही नहीं सकता हूँ कि मैंने 1 घंटे के अंदर इतना सीख लिया है। नाउ आई वांट टू यूज दैट। कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना है कि आपका एंटीना किधर की तरफ लग रहा है। आपका एंटीना अगर सही लग रहा है तो सही पिक्चर आ जाता है टीवी में। सही बात है। नहीं तो वो मधुमक्खी दिखाई पड़ते। पुराने जमाने, आपके जमाने में सोचिए, हमारे जमाने जो टीवी होता था, एंटीना घुमाते जाके छत के ऊपर। बिल्कुल सही है। तो लाइव के एंटीना यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड आई होप कि आपके साथ आप जब यहाँ आए तो आपके साथ काम करने का मौका लगे हम लोगों को। जरूर। मैं 2021 में प्रॉमिस आई विल कम, आई विल डू ए गुड इंडियन प्रोडक्शन। ठीक है। और जाने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी मतलब मैंने एक्टिंग एज एन एक्टर जो भी हम लोग करते हैं इतने सालों से किया, और एक्टिंग किया, बैक स्टेज हेल्प किया, लेकिन बहुत रिसेंटली पिछले 2-3 साल में एक्चुअली सेट डिजाइन करना शुरू किया है। तो अपने जो मेरा आर्टिस्टिक साइड ऑफ मेरी अपनी ट्रेनिंग है या कुछ भी समझ लीजिए, उसको मैंने थोड़ा डालना शुरू किया है प्लेस के अंदर। तो वो जो आप रिदम की बात कर रहे थे तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। अब मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि अब मुझे और करना है उसमें काम। कैसे यूज करूंगा। हाँ, वो किस तरह से अपने अंदर का आर्टिस्ट जो है उसको किस तरह से विजुअली इनकॉर्पोरेट करके, बिकॉज वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में हम लोग होलिस्टिक बात करते हैं, होलिस्टिक इन सबको लेकर। हाँ जी, सबको लेकर हम आप इसीलिए परिवार की बात होती है। आप, आपके माँ, आपके बाप, आपके दादा, बुआ, चाचा, ताई, ताऊ, परिवार, पूरे परिवार, वो होलिस्टिक। उसके अंदर में हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से इम्बाइब करते हैं। आपका एग्जिस्टेंस अकेला नहीं है। यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ग्रेट, दैट टोटल बिग फैमिली। उसी तरीके से रंगमंच में भी हम सिर्फ डिजाइन, सिर्फ लाइट, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स की बात कभी नहीं करते हैं। मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, टोटल परफॉर्मेंस की बात। व्हाट इज डिजाइन इन माय ड्रामा और इन माय प्ले, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि इट्स अ परफॉर्मेंस। मैं जैसे एक्टर परफॉर्म करता है मंच पर, मेरा नाटक में स्पेस परफॉर्म करता है। स्पेस के अंदर में अगर एक ब्लॉक रखा है, एक चेयर रखा हुआ है, एक डॉल रखा हुआ है, या एक कोई नेट बिछा हुआ है डिजाइन में, वो भी परफॉर्म करता है, करना पड़ेगा। इट इज अनदर एक्टर टू दैट, देन ओनली इट विल बिकम इंडियन। 100 to 100% इंडियन तभी बनेगा, बिकॉज हमारे नाट्य शास्त्र में परफॉर्मेंस की बात होती है, हमारे यहाँ डिजाइन की बात नहीं होती है। मंच पर कोई भी चीज डेड नहीं है, एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज अलाइव। इसमें आपका कॉस्ट्यूम भी लाइव है, इसमें आपका मेकअप भी लाइव है, इसमें आपका सेट भी लाइव है, एंटायर स्पेस लाइव। इट विल बी परफॉर्म थ्रू द एबिलिटी ऑफ एक्टर्स। एक्टर अपनी बॉडी, अपनी मन से उसको चलाए, तो वो जो मोबिलिटी है, जो पेड़ के अंदर जो मूवमेंट पैदा होगा, वो फिजिकल नहीं होगा, वो साइकोलॉजिकल होगा। ऑडियंस अपनी माइंड में वो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को देखेगा मूव करते हुए। आज वो पेड़ छोटा था, कल बड़ा हो चुका है, कल फूल है, आज वो मुरझा गया है। वेटिंग फॉर गोदो में आप देखिए, वेटिंग फॉर गोदो में एक ट्री है, एक पेड़ है, वो फर्स्ट एक्ट में मुरझा हुआ है, सेकेंड एक्ट में उसमें फूल खिला हुआ है। सच ए इंटरेस्टिंग प्ले, सच ए इंटरेस्टिंग प्ले। लोग उसको अवसर प्ले करके छोड़ दिए। मैंने उसको एक कॉमेडी बना के, फार्स बना के रीराइट किया इंडिया में। अच्छा। उसमें 2 कैरेक्टर, जो व्लादिमीर और स्ट्रैगन, एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में, यूरोप में भी एक्सेप्ट नहीं किया था। अब समझ नहीं, वो नाटक मेरा इतना हिलारियस कॉमेडी है, लोग पागल होते हैं उसका सोच जब होता है। और 2 एक्टर का नाम मैंने अनाम बनाम दे दिया, अनाम बनाम। और गोदो को देखने के लिए, गोदो ट्रेन की, एक ट्रेन का जो पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन आप इमेजिन करो, गांव के पास, जो 5 बजे के बाद उसका फाटक बंद हो जाता है, सिंगल लाइन। राइट। ऐसे एक ट्रेन के रेलवे स्टेशन के पास कोई एक पेड़ था, उस पेड़ के पास बैठे हुए कि ट्रेन में गोदो आएगा बोला है। गोदो ट्रेन में आएगा, और हर 5 बजे ट्रेन, लास्ट ट्रेन जाता है, और वो अनाउंसमेंट होता है ट्रेन में, अनाउंसमेंट होता है, योर अटेंशन प्लीज,
जिस गोदो के इंतजार में आप बैठे हैं वो आज इस ट्रेन मिस हो गया, he'll definitely come tomorrow. तो ये प्ले पागल हो जाते हैं लोग, 2 घंटे का नाटक, absurd प्ले जो जिसको ये आपने किस हिंदी में लिखा है कि किस लैंग्वेज में? मैं हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद। क्या नाम है उसका? उसका गोदो आया क्या? गोदो आया क्या? थैंक यू सत्या जी, आप से मिलकर जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग इतने प्रभावित हैं आपके सोचने के तरीके से। आपकी पेंटिंग्स तो नहीं देखी, लेकिन उसका चित्रण आपने हमारे लिए तैयार कर दिया। एक पेंटिंग मेरे पीछे जो है मेरी तो we look forward to seeing more paintings, look forward to seeing your work and book, whatever you're doing. आपका इतना जो सोचने का तरीका है, इसको पीछे छोड़ के जाना है लोगों के लिए। बहुत सारे आपके शिष्य आएंगे, बहुत सारे लोग शिष्य होना हो, लेकिन जो भी जिनको सीखने की चाह है, आई होप कि उससे सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, आपकी थिंकिंग से थोड़ा सा भी प्रभावित होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके साथ फिर काम करने का मौका मिले, फिर जुड़ने का मौका मिले मैरीलैंड में। तो लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू। Thank you very much.